तो दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक यूपी पुलिस होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वे साथी जल्द ही अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट केवल 3 ही दिन बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक इसके ऑल प्रोसेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको इसका लाइव फ़ोटो कैप्चर करना, डॉक्यूमेंट रिसाइज करना और जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोजगार रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है देखेंगे तो देखिए ऊपर ही यहाँ पर लिखा रहेगा यूपी पुलिस होमगार्ड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर में लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025। तो यही जो है इसकी वैकेंसी है। नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है, जिसमें लिखा है एप्लीकेशन बिगिन 17/11/2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो जो है 17/12/2025 है। तो आपको इसके लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। लास्ट डेट से पहले ही आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि इसके लास्ट डेट तक इसका सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस की है वो भी 17/12/2025 ही है। एप्लीकेशन फ़ीस में देख लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये ऑनलाइन फ़ीस लगेगा। और यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है 300 रुपये ऑनलाइन फ़ीस लगेगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो इसका एज लिमिट है वो 1/7/2025 तक काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1/7/2025 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है इसकी जो पोस्ट है वो 41,424 पोस्ट है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इसकी एलिजिबिलिटी है यूपी पुलिस होमगार्ड एलिजिबिलिटी। आपके पास जो है केवल 10वीं का जो है क्वालिफिकेशन रहेगा, तब भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रोसेस दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिल का। तो अगर आप पढ़ना से चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे हम आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना बता ही रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट में देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट होमगार्ड का है तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, और इसके सामने लिखा है क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है कितना पोस्ट है वो देख सकते हैं। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है डाउनलोड सिलेबस, इसके सामने लिखा है क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके सामने लिखा गया है जो है क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है। चलिए बिना देरी के हम लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन ओटीआर, इसके सामने लिखा है क्लिक हेयर। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हम लोग जो है यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इसको पढ़ के आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में अगर आप जो है यूपीपीआरपीबी के जो है पहली बार आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीआरपीबी में जो है यानी कोई भी पोस्ट पर अगर आप अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जैसे कि इसका जो ओटीआर का सिस्टम आया है उसके बाद केवल यूपी पुलिस एसआई का वैकेंसी आया है, तो अगर आप यूपी एसआई का ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ होगा, तो आपको लॉगिन करना है, सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने यूपी एसआई का ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है रजिस्टर हेयर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी जो है डालना है, वो आपका यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा और उसी से आपका सब कुछ होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है।
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद में देखेंगे दोनों के नीचे जो है लिखा गया है जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे फिल करना है, और आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन करना रहेगा। उसके बाद में आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जिसमें आपको अपना 10वीं का मार्कशीट के डिटेल्स और आधार कार्ड का डिटेल्स को जो है मैच कराना रहेगा। उसके बाद में आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यूपी पुलिस एसआई का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो मेरा पहले से ही जो है एक OTR यानी कि एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि UPPRPP के अंतर्गत आप जो है कोई भी वैकेंसी आए आप अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है यहाँ पे बैक आ जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको 3 माध्यम दिखाई देगा। सबसे पहले आप जो है अपना आईडी दिए हैं और जो आपने पासवर्ड को क्रिएट किया है उसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आप आधार आईडी से कर सकते हैं। तो माना कि अगर आप जो है बहुत पहले अपना OTR कर दिए हैं जैसे कि यूपी पुलिस एसआई में, ठीक है, तो आप अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपके लिए सबसे जो अच्छा जो है लॉगिन का माध्यम है वो जो है लॉगिन विथ आधार आईडी, यानी जो ये वाला चलिए दिखा देते हैं, ये वाला जो है लॉगिन विथ आधार आईडी। जैसा कि मैं भी इससे ही करने वाला हूं, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर वो वाला फिल करना है जब आप OTR कर रहे थे, तो OTR में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर को आपको जो है यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई देगा, ये वाला जो कैप्चा नहीं जो बॉक्स है, इस बॉक्स से आपको क्लिक करके ही जनरेट OTP पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो जनरेट आधार OTP नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो है लिखा रहेगा जो है जनरेट आधार OTP, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे जो है OTP को भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको जो है यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो ये कैप्चा है, ये अगर जो है सक्सेस नहीं है तो आपको टिक करके सक्सेस कर लेना है। सक्सेस करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ऊपर देखेंगे तो जो है यहाँ पर एक सेशन जो है वो इस प्रकार का चल रहा है, यानी कि आपको 45 मिनट के अंदर ही आपको अपना कंप्लीट जो है वो फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए जो है 45 मिनट में हम उससे पहले ही अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल जो है कर लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा रहेगा जो है अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार। ठीक है, अगर आपका अकाउंट आधार से वेरीफाइड है तो यहाँ पे टिक रहेगा। अगर जो है वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करके अपना अकाउंट को आधार से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में नीचे देखेंगे तो जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो व्हाट्स न्यू करके कुछ न्यूज है, आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे सबसे पहले ये जो है ऑपरेटर वाली जो भर्ती निकली गई है रेडियो वाली, ठीक है, यूपी जो है पुलिस का वो वाला है। तो आपको अगर इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहेगा तो आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे यूपी होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है लिखा गया है UPPRPB होमगार्ड कर्ड, यही जो है होमगार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल जो 18/11 से चालू हो गया है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे
17/12/2025 है। ठीक है, तो यही होम गार्ड का है। आपको दूसरे वाले जो है इस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो है एक बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि मैं वर्तमान में यूपी पीआरपीबी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, तो आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो है आपको इन स्टेप को जो है फॉलो करना है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स देना रहेगा। कुछ पर्सनल डिटेल आपका आपके OTR से ऑटोमेटिक फिल जो है मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है उसको देख लेना है। पर्सनल डिटेल्स को देने के बाद में आपको अदर्स डिटेल्स देना रहेगा। उसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल्स देना रहेगा। उसके बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, लाइव फ़ोटो कैप्चर करना रहेगा। लास्ट में आपको प्रेफरेंस देना रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में देखिए जो है कुछ जानकारी आपके OTR से जो है यहाँ पे फिल है। आपको यहाँ पे जो है मदर नेम से फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम दे देना है। मदर्स नेम को देने के बाद में अब आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैरिटल स्टेटस को देना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो अगर आप मैरिड रहेंगे तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड रहें तो अनमैरिड या डिवोर्स कुछ भी है तो जो भी आपका है वो आपको देना है। जैसे कि सैंपल के लिए मैं अनमैरिड हूँ तो मैं यहाँ पे अनमैरिड को दे देता हूँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब आपको अपना डोमिसाइल यानी कि जो है मूल निवास का विवरण देना है। पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ तो मैं यहाँ पर यस का क्लिक कर देता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद में यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है चूँकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं इसलिए आप इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूपी के जो है निवासी नहीं हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये होम गार्ड की वैकेंसी है और जो यूपी का मूल निवासी रहेगा वही इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। बाहरी स्टेट के लोग यहाँ पे इसका आवेदन नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यूपी का ही हूँ तो मैं यहाँ पे चलिए जो है इसको ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद में मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना डोमिसाइल का जो है स्टेट देना कि आप किस स्टेट से हैं। ठीक है, यूपी में। तो जैसे कि सैंपल के लिए मैं बता दूं मैं आगरा से हूं, आपको यहाँ पे अपना जानकारी को देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को देना है। मैं आपको केवल ये सैंपल के लिए बता रहा हूं, मेरी कोई पर्सनल जानकारी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया आगरा। उसके बाद में यहाँ पर अथॉरिटी पूछ रहा है यानी कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका किसने वेरीफाई किया है। तो जैसे कि मेरा SDM किया है तो मैं यहाँ पे SDM को कर देता हूँ। उसके बाद में आपके मूल निवास प्रमाण पत्र पे जो है किस डेट का बना है तो आपको यहाँ पे उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपना आवेदन संख्या दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे अब आपको अपना जो है मूल निवास प्रमाण पत्र का जो है प्रमाण क्रमांक संख्या को दे देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है श्रेणी विवरण देना है कि आप किस कैटेगरी से हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपका रहेगा आपको दे देना है। जैसे कि मैं OBC से हूँ तो मैं OBC कर देता हूँ। आप जिस भी स्टेट से रहें आप जिस भी कैटेगरी से रहेंगे आपको यहाँ पे दे देना है। और इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा गया है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको यहाँ पे जो है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देना है कि आप जो कैटेगरी है उस डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे कि मेरा आगरा है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे आपको दे देना है।
कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका कैटेगरी है वो उसको किसने वेरीफाई किया है, तो मेरा तहसीलदार किया है, तो मैं यहाँ पे तहसीलदार कर देता हूँ। आपका जिसने भी किया है आपको दे देना है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट का बना है तो आपको यहाँ पे जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आवेदन संख्या, और उसके बाद में यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो है वो प्रमाण क्रम संख्या आपको दे देना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स को देना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना है, यानी कि आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस को देना है। तो सबसे पहले राज्य पूछ रहा है तो आपको राज्य दे देना है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगरा, मैं आगरा कर देता हूँ। आपका जो भी आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड पे जो होगा बैक साइड में जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस लिखा गया है उस पूरे एड्रेस को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है अपना पुलिस स्टेशन दे देना है, जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पे पिन कोड को दे देना है। उसके बाद में आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस में भी वैसे करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको पूरा सेम भी लिख सकते हैं, अलग अलग है तो अलग भी आप लिख सकते हैं। अपना स्टेशन यहाँ पे लिख देना है, आपको पिन कोड लिख देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखेंगे गृह जिला एवं राज्य, ये जो आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा क्योंकि आपने अभी ऊपर ही जानकारी दी। तो आपको एक बार फिर से अपनी जानकारी को यहाँ पे जो है सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद में जो है देखेंगे नीचे तो यहाँ पे लिखा रहेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जो है सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको अपना अदर्स डिटेल्स देना है। अदर्स डिटेल्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित DFF हैं, तो जैसा कि हम नहीं हैं तो यहाँ पे हम जो कर देते हैं नो। अगर आप रहेंगे तो आपको यस करके जानकारी को दे देना है। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये सर्विसमैन डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो जैसा कि मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे जो है इसको भी नो कर देता हूँ। अगर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे यस करके जानकारी को दे देना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन है। इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब आपको आवश्यक शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स को देना है, जिसमें आपका जो है 10 का डिटेल्स आपको देना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम UPSI का ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे तो इस वजह से हमारा जो है यहाँ पे 10वीं का डिटेल्स ऐड है। अगर आपका ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे जो है लाल कलर में यहाँ पर देखिए जो है कुछ नोट्स लिखा गया है। लिखा है कि अपनी योग्यता जोड़ने के लिए नीचे योग्यता का चयन करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या यह कह रहा है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। जैसे कि मेरा पहले से ही ऐड है तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर दे देना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको अपना सीरियल नंबर दे देना है यानी प्रमाण क्रमांक। उसके बाद में आपको अपना बोर्ड का नेम दे देना है, जो है जहाँ से भी आपने अपना जो है 10वीं का क्वालिफिकेशन किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे यस दे देना है कि आपने 10वीं का जो है वो कब कंप्लीट किया है। ठीक है, सब कुछ जानकारी को देने के बाद में जो है नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है। इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ नोट्स है, आपको इस नोट को अच्छे से जो पढ़ लेना है। जैसा कि हम आपको इसका जो है शॉर्ट में बताएं तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जो आप PDF अपलोड करेंगे वो जो है आपका जो है यहाँ पे KB में जो भी KB दिया गया है उसके माध्यम से करना है। और आपको यहाँ पे जो है जो भी अपलोड करेंगे वो आपको PDF में अपलोड करना है। यही सब दिया गया है, आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो पहले नंबर पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको अपना 10वीं का मार्कशीट जो अपलोड करना है।
ठीक है, सॉरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और चौथे नंबर पे आपको अपना 10वीं का मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका 10वीं का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट एक ही होगा, तो आपको दोनों जगह पे एक ही अपलोड करना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है वो लोग अलग अलग अपना अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए देखेंगे जो है ये जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन यानी अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है नोट्स में, ठीक है, कि जो है अभिलेख केवल पीडीएफ में होना चाहिए और जो इसका आकार है वो अधिकतम 1 MB होना चाहिए। तो आप 1 MB से कम ही रखना है आपको, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये है कि आपको ये जो है कैसे अपना पीडीएफ बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो मोबाइल में जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी है आपको उसका एक फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद में आपको अपने मोबाइल या फ़ोन में जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है सर्च करना है इमेज, ठीक है, इमेज टू पीडीएफ, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा रहेगा जो है सेलेक्ट जेपीजी इमेज, यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको पीडीएफ बनाना है। और पीडीएफ को आपको अच्छे से जो है जो भी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो है 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सबको आपको यहाँ पे आसानी से जो है अपना उसको पीडीएफ बना लेना है अपने फ़ोटो का। ठीक है, अब जो है बनाने के बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे जो है सर्च करना है जो है PDF, उसके बाद में आपको रिसाइज, ये आपको जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने अभी पीडीएफ को बनाया उस पीडीएफ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो है केबी जो है वो सेट करने के लिए बोल रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको 500 या 600 जो भी है वो आपको केबी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। केबी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जो है लिखा गया है रिसाइज पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो भी पीडीएफ है वो 500-600 जो भी आप केबी में करना चाहेंगे वो रिसाइज हो जाएगा। आपको जो है उसको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको फिर से अपने मोबाइल में जो है वो जो वेबसाइट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको फिर से रीडायरेक्ट आ जाना है। ठीक है, साइड पे रीडायरेक्ट आने के बाद में अब आपको जो है यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो जो है लिखा गया है ऑप्शन अपलोड का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के सामने वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपने जो है गैलरी में जो है यहाँ पे चला जाना है जहाँ आपका जो है वो पीडीएफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट की अपलोड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक काम ये भी करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यानी जो पीडीएफ को आपने बनाया है उसको आपको रीनेम करके उसका जो है नाम लिख लेना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे कि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे किया है तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो है ये आ गया कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में जो है इंस्ट्रक्शंस कह रहा है गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार की जाएगी। क्या आप वास्तव में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC अपलोड करना चाहते हैं? तो जैसे कि हम जो है सही किए हैं तो हम जो है यहाँ पे ओके पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो है लिखा है सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल से जो है यहाँ पे अपलोड जो है हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं। अगर आपका गलत जो है कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो गया देखने के बाद में तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। अब
उसके बाद में डेमिसियल और आपका जो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो एक ही अपलोड करना है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे चलिए सैंपल देख लेते हैं कि कैसा करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया सैंपल फॉर न्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा आपको जो है अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। ये जो करेंगे तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एक्सेप्टेबल फ़ोटो है। कुछ इसी प्रकार से आपको अपना लाइव फ़ोटो को कैप्चर करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे बैक, इसको कर देते हैं जो है हम लोग रिमूव, ठीक है। उसके बाद में जो है चलिए देखिए प्रोसेस ले रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है कैप्चर लाइव इमेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में एक जो है राउंड में गोला आएगा, उसी में आपको देखना है और आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और आपको सीधे कैमरा में देखना है, ठीक है। आपका दोनों कान जो है दिखाई देना चाहिए और आपका जो सिर है वो थोड़ा भी कटा नहीं रहना चाहिए, सीधे गोले में आना चाहिए। तो आपका जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब आपको अपना एक सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा, जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो जो हाइट है वो जो है 60 px का और जो विड्थ है वो यहाँ पे 140 px का रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नोट्स में देखिए लिखा गया है कि जो है 20 KB से कम, 20 KB से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे 50, यहाँ पर देखेंगे तो 5 KB से लेके 20 KB तक, 5 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम आपका जो है यहाँ पे 140 इंटू जो है 160 जो है ये कुछ इस प्रकार से आपका इस px में आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि आप 140 इंटू सी जो है 160 px में कैसे अपना जो है सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है PI7, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको PX में जो है वो सेलेक्ट यानी कि जो है वो करना है आपको रिसाइज। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है जो है रिसाइज इमेज पिक्सल, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है सेलेक्ट इमेज। इस सेलेक्ट इमेज पे आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे विड्थ, तो विड्थ 140 चाहिए तो आपको यहाँ पर विड्थ 140 दे देना है और हाइट जो है वो 60 चाहिए तो आपको यहाँ पर 60 दे देना है। अब आपको KB में भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको 20 KB से कम का जो है साइज चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 18 KB को जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो है लिखा गया है रिसाइज इमेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो है 140 इंटू 60 px में 18 KB का आपको सिग्नेचर जो है वो रिसाइज करके दे देगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने जो है साइड पे फिर से रीडायरेक्ट आ जाना है। साइड पे आने के बाद में अब आप आसानी से यहाँ अपने जो है सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और आपको एक बात ज़रूर याद रखना है कि जो आपका सिग्नेचर है वो सफ़ेद कागज़ पे और काली स्याही वाले पेन से ही होना चाहिए, नहीं तो आपका आपका जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है। सब जानकारी को देने के बाद में यहाँ पे आपको उसको एक बार सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पे सिंपली क्लिक करने के बाद में फ़ोटो एंड सिग्नेचर देखिए सेव सक्सेसफुली हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पोस्ट आपका प्रेफरेंस है ये ऑटोमेटिक आपका जो है ये सेव हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा। जैसे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये होम गार्ड है और आपके जो है स्टेट
डिस्ट्रिक्ट में ही जो है नौकरी आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये आप बात आपको याद रखना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भारत स्काउट एवं गाइड के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आपके पास रहेगा तो यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो है ये जो प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो है वो 1 MB से कम का ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ घोषणा पत्र है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ये सब जानकारी को आपको पढ़ लेना है। मैंने ये जानकारी को पहले ही पढ़ रखा है तो आपको भी पढ़ रखना है। इस एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर भी टिक करना है। और दूसरा पूछ रहा है, मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है कभी भी। ठीक है, तो हाँ तो यस कर देता हूँ, आपको भी यस करना है। फिर आपको टिक कर देना है, यहाँ पे भी टिक करना है। पांचवा वाला देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचारहीन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ हाँ तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, आपको भी यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है प्लेस दे देना है कि आप कहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अपना गांव का नेम भी दे सकते हैं। सब जानकारी को जो है चेकआउट करने के बाद में जो है आपको जो है फिल करने के बाद में नीचे देखेंगे तो जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ पे सब कुछ चेकआउट कर लेना है कि आपने जो भी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल में जो है किया है वो आपकी जानकारी सही है या गलत है। तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना है। चेकआउट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कोई भी मिस्टेक है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। मैंने सब कुछ चेकआउट कर लिया, मेरा सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक कर लेता हूँ। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद में नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो है सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा गया है आवेदन जमा करने के बाद जितनी चाहे संशोधन कर सकता है, लेकिन भुगतान पूरा करने के बाद ठीक है कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको भुगतान नहीं करना है। आपको उस जानकारी को पता लगा लेना है कि आपकी वो जानकारी जो है सही है गलत है, उसके बाद ही आपको अपना भुगतान करना है। तो चलिए जो है मैंने सब कुछ चेकआउट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो है थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जिस भी कैटेगरी से रहेंगे आपको यहाँ पे जो है पेमेंट दिखा देगा कि आपको कितना रुपये पे करना है। जैसे कि हम एससी कैटेगरी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा 300 रुपये लग रहा है। अगर आप जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से रहेंगे तो आपको 400 रुपये ऑनलाइन फीस करना है। तो चलिए जो है हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है पे विथ SBI ई पे, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आप किसी भी माध्यम से अपना ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि हम यूपीआई से करने वाले हैं तो यहाँ पर यूपीआई का माध्यम दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आप यूपीआई आईडी या क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्यूआर के माध्यम से करने वाले हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर जनरेट होगा। उस क्यूआर के माध्यम से आप आसानी से अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे जो है सिंपली क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए पे नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे अपना पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपने पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पेमेंट आपका सक्सेस जो दिखा देगा। आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन
जो है फॉर्म को प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है व्यू एप्लीकेशन। इसके सामने नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आँख की बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है यूपी पुलिस होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जल्द से जल्द जो है यूपी होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएँ। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।